नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 2.0 कितनी राहत, क्योंकि सरकार ने राहत के कई ऐलान कर दिए हैं। कई तरह के ऐलान हैं इसके अंदर, जिसमें किसानों से लेकर इंडस्ट्री तक को छूट है। अलग अलग तरीके की छूट है जिनके ऊपर विस्तार से बातचीत होगी। आज की ये छूट कितनी काम की रहेगी, किन्हें इससे फायदा होगा, क्या इस छूट के दौरान हम किसी तरह का कोई खतरा मोल तो नहीं लेंगे, इस छूट को इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह की तैयारी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि ये सारी चीजें होंगी 20 अप्रैल के बाद, ये तुरंत के लिए नहीं है, ये सब कुछ लागू होगा 20 अप्रैल के बाद। और जैसा कल प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आने वाले जो 5-6 दिन हैं वो बेहद सख्त रहने वाले हैं। इस दौरान हम ये निगरानी रखेंगे कि कौन से एरिया है जहां पर राहत है, कौन से एरिया है जो हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ शर्तों के साथ ही ये ढील दी जाएगी। और उस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनते, पूर्व आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे साहब कार्यक्रम में जुड़ेंगे, मिंट के मैनेजिंग एडिटर अनिल पद्मनाभन हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ होंगे, और मीरा साइट क्लिनिक की फाउंडर डॉक्टर सोनिया शर्मा भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सारी लड़ाई जो हो रही है, ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक चीज़ के इर्द गिर्द हो रही है, और वो है कोरोना वायरस। क्योंकि लड़ाई इसी के साथ है और इसीलिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अंदर जो दूसरी जद्दोजहद वो है। तो मैं आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा, जो डॉक्टर हमारे साथ है सोनिया जी, उनसे बात करके। देखिए सोनिया जी, लॉकडाउन का पहला फेज हम निकाल चुके हैं। भारत के लिहाज से, भारत की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो अब तक हम ठीक ठाक तरीके से ही इसे लेकर आगे बढ़ाएं। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 5 से 6 दिन बहुत सख्त होंगे लॉकडाउन के लिहाज से, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि देश के किन शहरों में, किन इलाकों में हमें लॉकडाउन में ढील देनी है। डिपेंड करेगा कि वो इलाके रेड जोन में आ रहे हैं या वहां पर अब हालात पहले के मुकाबले सुधर रहे हैं। अलग अलग पैरामीटर्स उसके लिए बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, क्या हम 5 से 6 दिन में इस बात का आकलन अच्छी तरह लगा सकते हैं कि किन इलाकों में हम छूट देने की स्थिति में होंगे और किन में नहीं, और इसके लिए जो बड़ा पैमाना है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं? हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल ये जो अगले 7 दिन है ये डिसाइड करेंगे कि आगे 20 तारीख के बाद कितनी छूट दी जानी चाहिए लॉकडाउन में और किस किस जगह दी जानी चाहिए। जैसा कि पिछले 21 दिन में हमने बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन करने की कोशिश की है और उससे हमें रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। जिस रेट पे हम सोच सकते थे कि इंडिया जैसी घनी आबादी वाले देश में ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता था, उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के ज़रिए। परंतु फिर भी हमने देखा है कि जैसे लगातार 25 तारीख के बाद और उसके बाद मेनली 1 अप्रैल के बाद भी केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारी टेस्टिंग भी बढ़ रही है, पर हम जो ये देख रहे हैं कि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, पर ये कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खोला जाने की हम स्थिति में नहीं हैं, परंतु और ज़रा इन केसेस के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए कि ये किन किन जगहों पे हैं, क्या हम उन लोगों को पूरी तरह कंटेन कर पाए हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन कर पाए हैं। अगर इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो मे बी पिछले 5 या 7 दिन में हमें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह पे हम उम्मीद करते हैं कि अब और केसेस कम आएंगे और कौन सी जगह पे केसेस ज़्यादा आएंगे। तो अगर हम वो हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेते हैं और उनको अच्छे से हम कंटेन कर पाते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाते हैं, तो जिन एरियाज़ में हमें केसेस नहीं मिल रहे हैं या केसेस आने के चांसेस नहीं हैं, उन एरियाज़ में हम थोड़ी बहुत ढील देनी शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है। तो नरेंद्र विजय शंकर पांडे जी, तो आज की बात पर आता हूं कि जो ढील की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 20 तारीख से, जो चुनिंदा ढील देंगे, क्योंकि आपने सरकारी मशीनरी को बहुत क्लोजली देखा और उसके अपर लेवल पर काम किया है, आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में असेसमेंट का जो तंत्र है वो कैसे काम करता है? क्योंकि यहां सारा खेल असेसमेंट का होगा। अगर आपका असेसमेंट चूका थोड़ा सा भी तो फिर हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेंगे। देखिए विपिन जी, ये बात बड़ी साफ है कि कोरोना वायरस से हम लोगों को डील करने का करीब 1.5-2 महीने का अनुभव हो चुका है
पूरे दुनिया में का भी एक्सपीरियंस हम लोग के साथ है, क्योंकि चाइना में ये जनवरी में शुरू हो गया था, तो 3-4 महीने का अनुभव आज है। क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इससे डील करें, ये कितना भयानक होगा, ये कितना गंभीर होगा। लेकिन अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, ये कितना तेजी से फैल रहा है, इसको किस तरह से कंटेन किया जाए। उस दृष्टि से हमारे पास अब ये अनुभव मौजूद है, इसलिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है रिलैक्स करने का, ये बहुत जरूरी था। आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर एक भी केस अभी तक नहीं है बिल्कुल, और उसमें कोई फैलाव अभी नहीं हुआ वायरस का। दूसरे कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर ये है। तो इस दृष्टि से बहुत लॉजिकल सी बात थी कि आप पूरे देश को लॉकडाउन न करें और सिर्फ ऐसे एरिया को आप वॉच करें और उस पर नियंत्रण रखें जहां पर कोरोना फैला। सरकार ने अच्छा ये निर्णय लिया है कि अभी कम्युनिकेशन नहीं खोला है, न रेलवे खोला है, न बस खोला है, जिससे बीच का जो ये फैलाव है वो नहीं होगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को अगर आप नहीं खोलते तो ये आप भीषण संकट के उसमें आ जाते, क्योंकि रबी की फसल कट गई है और इस बार देश के सौभाग्य से बहुत बम्पर इस बार फसल हुई है। उसकी दृष्टि से कटाई का काम, उसके ढुलाई का काम, उसके बेचने का काम भी बहुत जरूरी था। सरकार ने बहुत अकल का काम किया है, अच्छा काम किया है, उसको खोला। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए जितने उद्योग धंधे के छोटे छोटे बहुत हैं और इंडस्ट्रीज भी अधिकांश आप पाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लगी है। तो उस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अभी कोई फैलाव इसका नहीं हुआ है, वहां के उद्योगों को भी छूट दे देना भी बहुत समझ की बात थी। जहां तक जो आपने प्रश्न किया है कि जो असेसमेंट का है, देखिए ये दिन प्रतिदिन का असेसमेंट सरकारें करती रहती है और मेरे विचार से मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि इस समय भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही होगी कि किस क्षेत्र में क्या फैलाव हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। इसी के साथ जो माइग्रेंट वर्कर या जो दिहाड़ी मजदूर या ऐसे लोग जो रोज रोजी कमाते हैं, उनके लिए भी ये निर्णय लिया जाना बहुत जरूरी था। देखिए विपिन जी, रोग से लड़ना जहां आवश्यक है, वहीं अपने लोगों के रोजी रोटी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से ये जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। अभी सरकार ने पूरा खोला नहीं है, सिर्फ इसको शनय खोलने का प्रयास किया है। अगले 4-5 दिनों में ये स्थिति और भी साफ हो जाएगी कि किस तरह से केस बढ़ रहे हैं, मॉर्टेलिटी बढ़ रही। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस दौरान, पिछले 1 महीने के दौरान सरकार ने अस्पतालों की स्थिति में काफी सुधार लाया है और लोगों को ये समझ आ गया है कि अगर मान लीजिए कोरोना वायरस से लोग प्रभावित होते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, धीरे धीरे अब इकोनॉमी को खोला जाए और लोगों को जो रोजी रोटी की समस्या जो पैदा हो रही थी उसको बिल्कुल ठीक किया जाए। इसलिए मैं सरकार के निर्णय से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो असेसमेंट की आपने बात किया बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार में दिन प्रतिदिन, आजकल देखिए सरकार में 24 घंटे सिर्फ कोरोना वायरस का काम हो रहा है, इसलिए हर दिन हर समय यही देखा जा रहा है कि कहां से क्या रिपोर्ट आई, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो विपिन जी, इस दृष्टि से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि सरकार की व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल उचित ढंग से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में आता है, इसे आशंका के तौर पर ही मैं पूछूंगा, लेकिन जैसा कहा यहाँ पर पांडे साहब ने भी कि तरीका हम सीख गए। 1.5-2 महीने से जब हम इससे लड़ रहे हैं, हमारे पास अपना एक्सपीरियंस आ गया है, पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो और अपने देश को हम अच्छी तरह जानते हैं, तो शायद एक हद तक हम लड़ाई करने का तरीका जान गए। बट स्टिल ये वायरस बहुत चालाक है। डॉक्टर सोनिया शर्मा, मुझे बताइए कि जब स्थिति सामान्य थी, मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से सीपेज हुआ इस वायरस का, आप उसे रोक नहीं पाए। हम क्या, दुनिया का कोई देश नहीं रोक पाया। तो जब हम धीरे धीरे करके चीजों को खोलेंगे, वो सीपेज का खतरा तो तब भी बना रहेगा। देखिए, देश में बहुत प्रकार की जनता है, आप लाख समझा लीजिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन रखना है, लेकिन अब वो चूक तो हो ही जाती है। तो ऐसे में तब हमारे लिए वो कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जो स्थितियां जब आप खोल रहे हैं, उसमें मजदूर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कटाई हो रही है, ढुलाई हो रही है, सामान यहां से वहां जा रहा है, यानी अब वापस से एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तब हमारे पास स्वास्थ्य के तौर पर, इस वायरस को कंटेन करने के तौर पर कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ समझ गए हैं पिछले 21 दिन में कि ये वायरस किस तरह से
एक से दूसरे इंसान में इतनी जल्दी फैल रहा है। तो अगर हम इसको धीरे धीरे सभी एक्टिविटीज़ को हम जैसे खोलते हैं तो हमें ये वी हैव टू मेक श्योर कि एक एक चीज़ जो हम खोल रहे हैं वो कंटेन्ड हो, कंट्रोल्ड हो। जैसे जितने भी वर्कर्स अगर किसी फैक्ट्री में आ रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी लेबर्स आ रहे हैं, तो उनको आने से पहले उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए, उनसे पूछा जाए कि वो उनको इस तरह के कोई लक्षण। अच्छा डॉक्टर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन एक चीज है जो ये आईसीएमआर की रिपोर्ट्स के ऊपर ही मैं आपसे सवाल, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको भी लगेगा कि देखिए आपने कहा कि हम उनको चेक करें। अभी भी हमारे देश में जो प्राइमरी तरीका, जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है वो स्क्रीनिंग का हो रहा है। आप सीधे किसी का टेस्ट नहीं लगा रहे, आप पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद बाकी के लक्षण देखते हैं और फिर टेस्ट लगा रहे हैं। लेकिन आईसीएमआर की एक रिपोर्ट कहती है, और जो करीब 2-3 हफ्ते पहले की रिपोर्ट थी, कि देश में जितने भी टेस्ट उस वक्त तक लगे थे उसमें 67.7% जो टेस्ट थे, जो रिजल्ट थे, वो एसिम्टोमेटिक थे, यानी कि जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए उनमें कोई सिम्टम ही नहीं था। तो ये जो है ये बड़ा डबल वहमी है, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा सिर्फ टेम्परेचर देख के कि किसी को कोरोना है कि नहीं, और बाद में वो पॉजिटिव निकल जाता है। और यही इस वायरस का सबसे बड़ा खतरा कह लीजिए। इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे? जी हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी मेरे अगले पार्ट में कि हम ये स्क्रीनिंग करेंगे उन लोगों को हटाने के लिए जिनको कि विजिबल सिम्टम्स हैं, ठीक है। पर वो लोग जिनको विजिबल सिम्टम्स नहीं हैं, उनसे हिस्ट्री ली जाएगी, उनके किसी कॉन्टैक्ट की अगर नहीं है वो भी, तो भी जो लोग भी आ रहे हैं फैक्ट्री में काम करने या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे काम करने, उनको स्ट्रिंजेंटली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, उनको मास्क यूज़ करना होगा, जहाँ तक पॉसिबल हो एक जगह में बहुत 3-4 लोगों से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडिंग नहीं करनी होगी। देन अगर जहाँ तक पॉसिबल हो ग्लव्स पहन के चीज़ों को ट्रांसफ़र करना होगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन में वो हो सकता है वो चीज़ फॉलो ना कर पाएँ, पर जैसे फैक्ट्रीज़ में सामान एक जने से दूसरे पे जाना है तो अगर वो ग्लव्स पहन के फॉलो करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। और हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि जो लोग काम पे आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके समय समय पे स्वास्थ्य की जांच करनी पड़ेगी। जिससे कि हमें पता लगे कि अगर किसी में और सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर जहां अगर हमें लगता है कि केसेस फिर से आने शुरू हो गए तो उस चीज़ को वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इन्फेक्शन को रोकना है और उसके बाद एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है उसके साथ साथ। जी बिल्कुल। तो ये तो मैं कह रही थी कि हमें स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो लोग हैं जैसे फैक्ट्रीज में आ रहे हैं, कोशिश यही करनी है कि वो लोग वहीं रहें, उनका इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसफ़र ना हो। अगर वहाँ पे लोगों का रहने की जो इंतज़ाम हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ताकि वो लोग वहीं रह के काम करें और ज़्यादा इधर से उधर जाके बीमारी फैलने के चांसेस कम रहें। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है तो एज अ पब्लिक, जनता के तौर पे हमें भी समझना है कि अगर छूट दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे जो अपने प्रिकॉशंस हैं वो भूल जाएं। छूट दी है पर मन में हमें भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो छूट के बावजूद भी हमें अपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है जो हम इन पिछले 21 दिनों में फॉलो करते रहे हैं। हमें हाथ बार बार धोने हैं, हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हमें अपने हाथों को नाक, मुंह और फेस से दूर रखना है। उसके बाद लोगों से एटलीस्ट 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है और मुंह पे मास्क लगाना है, चाहे वो घर का बना हुआ डबल लेयर्ड कॉटन मास्क हो, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है कि अगर कुछ भी लक्षण आते हैं उसको दबा के नहीं रखना है, छुपा के नहीं रखना है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप अपने आप को तो नुकसान में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं
उनको भी आप उतने ही ज्यादा जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अंडर रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, और तब जब हम दोबारा लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो डॉक्टर्स हैं और जो पूरी मेडिकल टीम है, उसका काम शायद और बढ़ेगा। और वो कैसे होगा? तो यहाँ सुप्रिया जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आते हैं और एक बड़े सवाल जो यहाँ पर डॉक्टर सोनिया की बात से निकले हैं, उनका एक एक करके जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हीं समस्याओं में हमें हल भी दिख रहा है और यही समस्याएं भी हैं, दोनों तरफ है। तो इसका निदान कैसे होगा? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आवाज अड्डा में आज बातचीत हो रही है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में अब हम हैं, और यहां पर कुछ रियायतों का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जो कि 20 तारीख से लागू होंगी। हालांकि ये सशर्त रियायतें होंगी, और उसमें खासतौर पर ध्यान रखा गया है समाज के निचले वर्ग का, जहां पर खासतौर पर किसान है, हमारा मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जिन्हें इस वक्त राहत की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी कि उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। जब इस लॉकडाउन को हम सिलेक्टिवली हटाएंगे तो भी एक जिस कोरोना को हमने 21 दिन पकड़ के रखा है खुद को घर में बंद करके, क्या उसके स्लीपेज का खतरा रहेगा? तो अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि ब्रेक लेना था इसलिए मैं आपकी बात ले नहीं पाया। सुप्रिया जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। नहीं, मैं जो डॉक्टर साहब थी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसका पूरी तरह से पालन करें। कोई भी सिम्टम है तुरंत उसको रिपोर्ट करें। लेकिन 3 चीजें कहना चाहती हूँ। पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग अभी भी बहुत कम हो रही है। वो नंबर्स प्लेटो आउट हो गए 15-16 हजार पे, और टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से जीतने के लिए टेस्टिंग एंड मोर टेस्टिंग इज द वे फॉरवर्ड। वो बहुत जरूरी है, उसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रबंध हो सके वो करना चाहिए सरकार को। टेस्टिंग कम होने से हमें सही नंबरों का पता ही नहीं चल पाएगा, और लॉकडाउन करके सिर्फ टेस्टिंग ना हो तो हम सिर्फ समय जाया कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने जो निचले वर्ग की बात करी और आपने एक सवाल उठाया था कि पैसा कहां से आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है और लोन लिया नहीं जा सकता है। मैं आपको छोटा सा एक फिगर बताऊंगी। 30 लाख करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर बजट है, उसमें से वेतन, पेंशन और सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स उसको हटाकर अगर हम 30% भी कम करते हैं तो बड़ा पैसा निकल सकता है, जो कि इन श्रमिकों की मदद में जा सकता है। तो पैसा की कमी के कारण लोगों की मदद ना हो, ये कहना शायद गलत होगा। और तीसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि जीवन के साथ जो लाइफ एंड लाइवलीहुड की बात अनिल पद्मनाभन ने कही, जीवन और जीवन यापन की, वो इसलिए ज्यादा जरूरी बन जाती है कि जब टाटा ग्रुप, जो टाटा समूह का चेयरमैन अगर एन चंद्रशेखरन ये कहते हैं कि हमने अपनी ग्रुप की सभी कंपनीज को निवेश धीमे करने के लिए कह दिया है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जॉब्स जाएंगी, वेजेस कम होंगे और स्थिति और भयावह होगी। इसलिए स्टैगर्ड लॉकडाउन को, आर्थिक व्यवस्था को फिर से खोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, स्रोत हैं जिनका यूज किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगी कि टेस्टिंग एंड मोर टेस्टिंग इज द ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, नरेंद्र नेजा साहब, टेस्टिंग को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं कि क्या हम देश की जितनी बड़ी जनसंख्या है उस लिहाज से पर्याप्त टेस्टिंग कर रहे हैं? और चूंकि जैसा हमने कहा कि 20 तारीख के बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को खोलना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है कि हम जितना पता लगा पाएं उतना बेहतर है। तो टेस्टिंग की स्पीड यहाँ से क्या हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट इस दौरान लगा पाएं, और आगे चलते हुए भी जैसा एक संशय मैंने डॉक्टर साहब से जताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ को 21 दिन मेहनत करके हमने कंटेन किया है वो फिर से हमारे बीच में पहुंच जाए? नहीं, देखिए, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सब फैसले जो हैं वो कोई राजनीतिक फैसले नहीं हैं। वो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं और साथ में जो दुनिया के तमाम देशों का अनुभव है उसके आधार पे लिए जा रहे हैं। कुछ चीजों में सीमाएं हो सकती हैं, राज्य सरकारें अलग अलग कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो उनका लगभग रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वक्तव्य आता है टेस्टिंग को लेकर के। उनका एक अपना मॉडल है जिसको दिल्ली मॉडल बोलते हैं, जिसके बारे में वो कर रहे हैं। कई अन्य राज्य सरकारें भी इस तरीके से कर रही हैं। केरला का भी एक है, वो केरला अपना उसको केरला मॉडल वो लोग बोल रहे हैं। हमारा यहाँ प्रांतीय सरकारें भी हैं और कई जगह अपनी वो भी पहल ले रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें हैं जिसमें आयात करी जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हमारे पास वो नहीं है, उसको तेजी से उसका ऑर्डर करा गया, कुछ आना शुरू हो गई है, कुछ में विलंब भी हुआ है, मैन्युफैक्चर उसको मुद्दे को भी उठाया गया है। लेकिन हमारा प्रयास क्या है, देखना हमको ये पड़ेगा हमारा प्रयास क्या है।
और हमारी पूरी ताकत किस चीज पर लगी हुई है। एक तरफ तो ये कि बीमारी को कंटेन किया जाए साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, उसमें आपके जितना क्रिटिसिज्म होता है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, उसको एक तरफ दरकिरार करिए। आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना आवश्यक है। और दूसरी जहां तक ये बात रही कि हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। जो माइग्रेंट लेबर है, उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, हम उसको कैसे एड्रेस करें, उसके लिए जितने पैसे की जरूरत हो, जितने साधन की जरूरत हो, जिस चीज के लिए सरकार उस पर 100% कमिटेड है, उस पर काम कर रही है। दूसरा जो दिहाड़ी मजदूर है, तो प्रधानमंत्री खुद जाकर के इसका बोल रहे हैं, यहां तक अपील उन्होंने करी है, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है उसको मत निकालिए। संवेदना दिखाना बहुत जरूरी है। इस समय आकर के कोई ये बोले कि अर्थशास्त्र उन्हीं को आता है और देश में किसी को नहीं आता, या कोई मंत्री या राजनेता या पत्रकार कोई भी बोले, मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर वो उचित समय है। संवेदना साथ में हमको दिखा के चलना, हमको याद रखना है किस वक्त के हम किस महामारी के बीच के अंदर देश है, और देश की जो जनता है वो किस तरह से प्रधानमंत्री जो भी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री की वो अपनी बातें नहीं होती, वो सबसे समेट के सबसे बात करके देश के सामने उसको पेश करते हैं, और देश हर बात को उनकी सुन रहा है। तीसरी बात, जो छोटा व्यापारी है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, छोटा उद्योग वाला है, हमारी प्राथमिकता है हम उसको कैसे बचाएं, क्योंकि वो अपना परिवार का भी और साथ में कुछ अन्य लोगों का जो वो करता है। इस सबको अगर जो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ में जो ओवरऑल आपने देखा है, जो इकोनॉमी को लेकर के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है IMF जैसी, IMF वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है। उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल ही बाउंस बैक इतना होगा कि लगभग 8%, 7.8% ग्रोथ होगी, और वो उनका और तमाम ऐसी संस्थाओं का है। ये जो महामारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 3% नीचे जा रही है, पूरी दुनिया की महामारी की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि अर्थशास्त्र, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, अर्थशास्त्र हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, देश की जनता हमारे साथ है। हमारा ये कि इस समय कोशिश हमारी ये है किस तरीके से 3 जो मैंने कैटेगरी बताए, इनको हम पहले एड्रेस कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो बीमारी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, उसको भी कर रहे हैं। देखिए, हमने सिंगापुर को बहुत गहराई से अध्ययन किया, किस तरह से सिंगापुर ने एक डिफरेंट मॉडल फॉलो करा, उसके बाद सिंगापुर जाकर के वही मॉडल फॉलो कर रहा है जो आज भारत कर रहा है, और तमाम अन्य देशों को देखा हमने, स्वीडन का अध्ययन किया गया है, इसी तरह कई अन्य देशों को। ये चुनौती है क्योंकि कोई इसकी टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा हमारी कोशिश यही है, और पूरा इस पर जान हमने लगा रखी है, 24/7 हम इस पर काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है जीवन को भी बचाएं, और साथ साथ जो लोगों का जिससे कि उनका जीवन चल सके उसके लिए जो आवश्यक होगा। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, यहां से वो हो सकता है, वहां हमको भी वो बात करना आती है, लेकिन अस्पताल में खड़े होकर के GDP पे सेमिनार नहीं किया जाता। अस्पताल में खड़े होकर ये होता है जीवन को पहले कैसे बचाया जाए। इस समय स्थिति पूरी दुनिया की यही है, पूरी दुनिया की हर सरकार जीवन से लड़ रही है, बड़ी से बड़ी अमेरिका जैसी सरकार भी संवेदन के साथ, संवेदनशील साथ में रख के चलना, जीवन को प्राथमिकता देना, साथ में अर्थव्यवस्था उसका भी ध्यान रखना, और ये भी देखना है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश की जनता हमारे साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, और अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ में है। चंद लोग अलग हो सकते हैं, हमारे देश लोकतंत्र है, उनको पूरा अधिकार है अपनी बात कहें और अपने हिसाब से कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है। और इसमें जैसा हमने शुरुआत के कार्यक्रम में भी रखा कि अगर आपने एक लाइन ले ली है तो बेहतर है। संशय की स्थिति हमेशा खराब होगी। अगर आपने तय कर लिया है कि लोगों के जीवन मूल्यवान है और हम उसे पहले रखेंगे, तो ये स्पष्टता बहुत जरूरी है जो देश के अंदर है। ठीक है, विजय शंकर पांडे जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज खोलेंगे और दूसरी चीजें खोलेंगे, तो यहां पर एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जो इस समय मजदूर है, जो कुछ कहीं तो विस्थापित हो गया है, कहीं अपने घर चला गया है, कहीं शायद हो सकता है कि वहीं फंसा हुआ भी है, तो अगर वो इलाके दूसरे हुए, वो एक इलाका रेड जोन में पड़ रहा है, फैक्ट्री आपकी ग्रीन जोन में है, तो वहां से उनको लेकर आना, और दूसरा ये कि जिन फैक्ट्रीज को आप अलाउ करेंगे कि आप काम कीजिए, क्या उनकी स्थिति इस समय ऐसी है कि वो उस हिसाब से लोगों को रोजगार दे पाए, उस हिसाब से लोगों को तनख्वाह दे पाए, क्योंकि उसमें MSME भी होंगी, SME भी होंगी, कुछ बड़े प्लांट्स भी होंगे, बड़ी इंडस्ट्री भी होगी, तो ये मिक्स बैग जैसा होगा। तो इसको सामान्य हो जाएगा, लेकिन सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? मान लीजिए कि हमने 20 तारीख से शुरुआत की, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, ये साइकिल कितनी लंबी देख रहे हैं आप? देखिए विपिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हटाया गया है, जो पार्शली 20 तारीख से हटेगा,
उसमें कई शर्तें भी लगी हैं। अगर आप इसको फाइन प्रिंट उसका पढ़ें, कई शर्तें भी लगी हुई हैं। जैसे फैक्ट्रियां खोलेंगे आप तो उनके कर्मचारियों को आने ले जाने के लिए आपको खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कर्मचारियों को, जो फैक्ट्री वर्कर है, 25% आप कैपेसिटी लगाइए जिससे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। इसके साथ सैनिटरी कंडीशन, सारी वो शर्तें वो आपको इम्पोज वो माननी पड़ेंगी जो सामान्य पब्लिक के लिए है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं पालन की गई तो जो भी प्रयास 21 दिन में, पिछले 21 दिन में लॉकडाउन के माध्यम से सफलता मिली, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपका ये बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और आपका बहुत सही है कि ये जो लॉकडाउन जो 20 तारीख से खुला प्रस्तावित है, उसका प्रभाव इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा। देखिए, शुरुआती दौर में बहुत स्लो होगा। अच्छी चीज जो बहुत की गई वो एक तो ये कि ट्रकों का आना जाना जो पूरा खोल दिया गया। देखिए, इसमें दिक्कत ये थी विपिन जी कि जब ये लॉकडाउन लगा तो उस समय अखबारों की, मीडिया की खबरों के अनुसार करीब 25 से 30 लाख ट्रकें जो रास्तों में फंस गई और यहाँ तक स्थिति आई कि ड्राइवर, क्लीनर उनको ट्रकों को छोड़ के भाग गए। ये मीडिया की छपी हुई खबरें हैं और जो जिनमें कुछ सत्यता प्रतीत होती है। तो ये सब जो माल रास्ते में रुका हुआ, जो बना हुआ माल था, रास्ते में रुका हुआ था, वो कम से कम गंतव्य तक पहुंच जाएगा और जो सप्लाई चेन हमारी है वो शुरू हो जाएगी। दूसरी जो एक सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूरा खोला। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर बंद रहती ज़्यादा दिन तक तो आपको कुछ ही समय बाद जो दवाएं, जो सामान्य पब्लिक को, ये कोरोना वायरस तो एक अलग बीमारी है, लेकिन जनता को अन्य तरह की सारी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो इन दवाइयों को पूरी तरह से खोल देना ये बहुत ही वाइज निर्णय है। और इसी के साथ ट्रकों का आवागमन, देखिए आज की मैं स्थिति बताऊं आपको, जो मैंने जानकारी प्राप्त की, दवाएं बनी हुई 25% करीब फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन उनको ले जाने के लिए ट्रकें नहीं उपलब्ध थी और अगर वो गोडाउन में पहुंच जाए तो उन्हें फार्मेसी तक पहुंचाने के लोग नहीं थे। तो इन सब चीज़ों का समन्वय जो है एक टेढ़ी खीर है, लेकिन हमें अपने जो उद्योग हैं और उनके जो बिजनेस के लोग हैं उन पर मेरा बड़ा विश्वास है। देखिए, एक गाइडलाइन जो सरकार ने दे दिया है वो दे दिया है। इसके तहत मेरा ऐसा विश्वास है कि लोग अपने तरह से बिना सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किए हुए काफ़ी कुछ इसमें मैनेज कर लेंगे और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। देखिए विपिन जी, अभी ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री को तो पूरा छूट दे दी है, वहाँ पे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जैसे कहते फैलाव नहीं हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा भयभीत होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ ही जो एक बिंदु पहले उठाया गया कि टेस्टिंग की हमें तत्काल सरकार को बहुत व्यापक रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये मुझे समझ में अच्छी तरह से आता है कि चूंकि नया वायरस था तो देश में टेस्टिंग की उसकी किट्स तैयार नहीं हो सकती थी। लेकिन अब बाहर से भी किट को मंगाया गया है, शायद आने वाला है, यहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही। अब समय आ गया है कि व्यापक रूप से इसको जो है विपिन जी चारों तरफ टेस्टिंग की जाए। और दूसरा, ये बिल्कुल सही कि अगले 2-3 महीने इसमें जरूर लगेंगे इकोनॉमी को पटरी पे लाने में, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ शुरुआती कदम उठाया है, सरकार ने शुरुआती कदम उठाया है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जी, शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब चूंकि इस वक्त व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं और आप सब जानते हैं कि ये सब वीडियो लिंक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई स्काइप से जुड़ रहा है, कोई किसी अन्य तरीके से, तो थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन सर, स्वागत है आपका। तो चर्चा तो काफ़ी सारी निकल गई, लेकिन एक अहम प्रश्न ये है कि यहाँ से चलते हुए जब हम धीरे धीरे ओपन करने जा रहे हैं अपना सिस्टम और वहाँ पर हम मजदूरों का ख्याल रख रहे हैं, अपने किसानों का ख्याल रख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको कोरोना का जो चैलेंज है उसका भी ख्याल रखना ही है, क्योंकि हम इन लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकते। तो ऐसे में शेष नारायण जी, अब जो हमारी पूरी मेडिकल सिस्टम है जो अभी तक काम कर रहा है, उसको हमें ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक खुला चैलेंज होगा। जब तक आप घर में हैं पूरा देश, तब तक तो मैं समझ रहा हूं एक आसान स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे आप वापस खोलेंगे और वो भी कोरोना की पूरी उपस्थिति में, आपका मेडिकल सिस्टम और बड़े चैलेंज का सामना करना होगा। शेष जी, देखिए विपिन, सही बात यह है कि जो इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की है और जो सरकार की है, राजनीतिक बिरादरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है,
राजनीतिक सारे, जैसे मैंने बार बार कहा है आप ही के चैनल पे कि युद्ध की स्थिति है और इसमें सबको साथ रहना पड़ेगा। कुछ छिटपुट छुटभैया नेता को जाने दो, तो ओवरऑल इस वक्त कमांडर को सबका सपोर्ट मिल रहा है। नरेंद्र तनेजा की बिरादरी और सुप्रिया के सबके लोग सब शामिल हैं, तो वो बातें टेकन केयर ऑफ हो गई। और अब जो सरकार ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, तो विजय शंकर जी की जो बिरादरी है, सिविल सर्विस, सारा दारोमदार अब उसके कंधे पे है कि ये उसको कैसे सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है, पूरी संजीदगी से बना हुआ है और उसको दवाओं की जरूरत है, जैसे विजय जी ने भी कहा, और इंडस्ट्री को भी लाइन पे लाने की जरूरत है, नहीं तो लोग इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को साथ रखते हुए, और इसमें सोसाइटी और इंडिविजुअल का रोल सबसे बड़ा है। तो जो सोसाइटी के लीडर्स हैं और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं और जो पब्लिक ओपिनियन के लीडर्स हैं, पीपल लाइक अस, हम सारे लोगों को इकट्ठा होकर यह तय करना पड़ेगा कि भाई इस देश को बचाना है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचानी है, और कोरोना के अलावा अन्य दवाइयां जो हैं और टेस्टिंग सारा, तो वो धीरे धीरे वो एक इंडस्ट्री को चलाएंगे और लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के, आज अभी खबर आई डेनमार्क से कि उन्होंने स्कूल खोलना शुरू कर दिए, क्योंकि सबसे पहले लॉकडाउन दुनिया में उन्होंने किया था और वो सफल हो गए अपने प्रोजेक्ट में। तो सीधा सीधा ये है कि इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड इस वक्त सारा दारोमदार सिविल सर्विस के कंधे पे है। आपने पॉलिसी गाइडलाइन आ गया है, 20 तारीख से आपको लागू करना है, और अब इनकी बिरादरी कैसे उसको लागू करती है, और उस पर प्लीज विश्वास करिए, हम सारे लोग विश्वास करें, और राजनीतिक विभेद जो होंगे, हम लोग इसके खत्म होने के बाद, जवाहरलाल नेहरू 62 की लड़ाई हार गए थे, आज तक उससे हम लड़ाई लड़ते हैं, निशुल्क पे बहस होती है, तो इसको खत्म होने पे बहस कर लेंगे, सारी बातें कर लेंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है, इसमें अगर हम नहीं जीते तो हम एज ए सिविलाइजेशन हमारे सामने खतरा पैदा हो गया। बिल्कुल सही है, और इसमें कोई शक की बात भी नहीं कि इस समय पूरा देश साथ है। देखिए, छोटे मोटे मतभेद, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो वो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन सबको पता है दुश्मन एक ही है, कोरोना, और उसी को आपको हराना है। और जहां तक बात है कि हम यहां पर अब चीजों को खोलना, डेनमार्क का आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण, और वहीं से, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम, ये सवाल मैंने लिया भी था थोड़ी देर पहले पांडे जी से कि ये इंप्लीमेंट जब होगा तो वहां पे बड़ा दारोमदार होगा, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, उसमें स्वास्थ्य का भी रिस्क होगा, उसमें कई सारी दूसरी बातें भी होंगी, एक तरफ इकोनॉमी भी है, एक तरफ लोगों की जान भी है, उन दोनों को बैलेंस बनाते हुए यहां से चलना होगा। लेकिन अच्छी बात इस सब में यही निकल कर आ रही है कि लगभग सारे लोग एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं कि कैसे हमको इसको लेकर आगे बढ़ना है। छोटी बहुत चीजें हैं, उन्हें बातचीत से निपटाया जा सकता है, और वो निपट भी है। हाँ, जिस तरह की घटना कल मुंबई में देखने को मिली या उससे पहले कहीं दिल्ली में देखने को मिली थी, वैसे दृश्य ना आए सामने। मैंने आज जानबूझ के उस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां की बात निकालकर शायद हम बेकार की बहस में उलझते। इतने बड़े देश में शायद बीच बीच में इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि अफवाहों से बचा जाए, और जो लोग अफवाहों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, हमारा वो निचला तबका जिसके पास जानकारी का थोड़ा अभाव होता है, थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, उसको समझाने का काम भी हमारे पास है ताकि ऐसे दृश्य नजर ना आए। लेकिन हम सब लोग अगर एक पेज पर हैं, एक साथ हैं, तो हम कोरोना के खिलाफ ये जंग अवश्य जीत कर रहेंगे। आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बड़ी तार्किक और अच्छी बातें रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।